ये यहाँ पे अंदर आटा प्लांट है, और यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस से कितना शुद्ध किया जाता है और कितना उसमें प्रोटीन, रिच मात्रा में प्रोटीन और फाइबर बच जाता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सर बताने वाले हैं अपने को। और उसके बाद आपसे यहाँ आटा जो प्लांट है उसकी विजिट भी करोगे, तो एक बहुत बारीकी से समझना कि अपने जो आटे की क्वालिटी औरों से बेटर कैसे है। क्यों जी संजय जी जी ठीक है सर, स्टार्ट करो। जी यस, गेहूं से आटा, यानी किसी को बोलेंगे गेहूं से आटा कैसे बनता हो तो उसकी रॉकेट साइंस थोड़ी है कि गेहूं को पिसो और आटा, जी यही तो बोलेंगे ना? जी। यानी पहली स्टेज, सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट, है ना? आरसीएम इस प्रोसेस से होके आटा बनता है। अब इस प्रोसेस में क्या कौन कौन सी स्टेज होती है वो मैं आपको बताऊं। गेहूं में दो प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में गेहूं के पौधे के साथ में जो डंठल वगैरह आ जाते हैं, गेहूं के बाली की जो हश्क होती है वो हश्क है, और कच्चे गेहूं जिसको थोते गेहूं बोलते हैं, अध पके गेहूं बोलते हैं, जो जिनका नहीं हो पाता विकास, उस प्रकार के गेहूं। और इस प्रोसेस में कोई गेहूं टूट जाता है तो हम उसको भी अलग कर देते हैं, ये दिखाओ है ना? अब आता है आपका नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में कंकर पत्थर होता है, और इस कंकर पत्थर को साफ करने में छोटे से कोई गेहूं टूट जाता है उसको भी कंकर पत्थर के साथ में अलग से निकाल लिया जाता है। यहाँ तक का आपका प्रोसेस पूरा हो गया। परंतु एक मडबोल होती है, वो भी एक तरह से नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, वो इस प्रोसेस से नहीं निकलती है। उसका कारण ये होता है कि जो मडबोल की जो डेंसिटी होती है वो गेहूं के बराबर होती है। मशीनें क्या करती है कि डेंसिटी पे चलती है, मशीनें उसको गेहूं समझ के एक्सेप्ट कर लेती है और उसको रिमूव नहीं करती है। जब मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेगी तो गेहूं के साथ में आ गई। अब उसको रिमूव करने के लिए हमें सीधा उसके मडबोल के स्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ेगा। तो मडबोल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए गेहूं को रब कर दें, रब करने के बाद में मडबोल टूट जाती है और इस प्रकार की डस्ट बाहर निकल जाती है। और इस प्रोसेस के दौरान कोई छोटा सा गेहूं का दाना वगैरह भी टूट जाता है तो वो भी हम उसको बाहर कर लेते हैं। गेहूं आपका पूरी तरह से साफ हो गया। परंतु गेहूं में आपने देखा होगा कि एक डीप लाइन होती है। यस, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, कोई गेहूं का है, बीच वाले गेहूं के बीच में एक डीप लाइन होती है ना? उस डीप लाइन में क्या होता है कि ये जो मडबोल की जो डस्ट होती है वो डीप लाइन में आके इस प्रकार से सट जाते हैं। अटक जाती है और ये निकलती नहीं है इस प्रोसेस से। इसको निकालने के लिए हम एक नीडल मशीन में डालते हैं। गेहूं जब नीडल मशीन में घूमता है तो लाखों नीडल होती है। जैसे ही ये गेहूं की डीप लाइन उसके कांटेक्ट में आती है, नीडल के कांटेक्ट में, तो नीडल क्या करती है उसको यहाँ से स्क्रैच करके ये इस प्रकार का पाउडर अलग से निकाल देती है। अब देखिए यही चीज़ है, परंतु ये मडबोल का डायरेक्ट पाउडर है और ये मडबोल को जो स्क्रैच किया हुआ, इसलिए इसमें हल्का सा गेहूं का कलर आ गया। आपका गेहूं पूरी तरह से साफ है, बिल्कुल कंप्लीट साफ हो गया। लेकिन गेहूं आपका कहाँ पे स्टोर था? मंडियों में स्टोर था, वेयर हाउस में था, किसान के घर में, व्यापारी के घर में, वहीं पे तो था ना। तो किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या वहाँ पे? नहीं सर, नहीं। तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? गेहूं गेहूं में अलग से तो कहीं नहीं जाता ना चूहे, Yes, sir. इसी में गंदगी करेंगे। कोई भी पक्षी आया, दाना उठाया, इसी पे पीट कर गया, गंदगी कहाँ है? गेहूं में। किसी ने गुटखा कार का स्पीड कर दिया, गंदगी कहाँ है? गेहूं में। कोई पल्लेदार जाएगा, जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जाएगा, काम करने वाला जूते पहन के जाएगा, तो गली मोहल्ले की गंदगी जूतों में और जूतों की गंदगी गेहूं में। मंडियों में बड़े बड़े ढेर होते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं इतना बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कटु सत्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये कटु सत्य है। आपको वो बोल रहे हैं कि इतनी गंदगी होती है, बिल्कुल होती है गेहूं में। बड़े बड़े मंडियों में ढेर होते हैं, रात को चौकीदार सो जाता है, ऊपर कुत्ते बिल्ली घूमते हैं उस ढेर पे, वो अपनी गंदगी कहाँ करेंगे? गेहूं में। यानी आपका गेहूं दूषित हो गया है, आपका गेहूं खाने लायक नहीं है। और इसको साफ करने की वर्ल्ड में कहीं मशीन नहीं है, न तो हमारे पास है, ना वर्ल्ड में कहीं मशीन नहीं है इस गंदगी को साफ करने के लिए। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, पानी। तो गेहूं को पानी से साफ करते हैं और गंदे पानी को ड्रेन करके निकाल देते हैं और गेहूं को 8 घंटे के लिए स्टोर कर देते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि 8 घंटे फिर इसको स्टोर क्यों कर रहे हो? यदि किसी सीड में पानी लग जावे तो सीड अपने आप में जर्मिनेशन करता है। जर्मिनेशन का मतलब हो गया अंकुरण। तो डॉक्टर कहते हैं ना आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए। कभी सूखे मूंग के लिए बोला कि सूखे मूंग खा लीजिए? नहीं बोला ना। तो जब कोई भी सीड अंकुरण करेगा तो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेगा और नाइट्रोजन लेके इसमें फोलिक एसिड बनाएगा। तो गेहूं भी ऐसा ही करेगा, गेहूं अंकुरण के प्रोसेस करेगा तो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेके फोलिक एसिड बनाएगा। 8 घंटे में जब इसका फोलिक एसिड टॉप लेवल पे आ जाता है तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। ये ग्राइंडिंग की मशीन का टॉप है और ये ग्राइंडिंग की मशीन का बॉटम है। टॉप फिक्स रहता है और बॉटम
रोटेट होता है, बीच में रबिंग होती है और रबिंग से गेहूं का आटा बनता है। यहाँ से गेहूं और एयर इन होती और ये डीप लाइनें नजर आ रही है, ये डीप लाइनें चारों तरफ नजर आ रही है आपकी। यहाँ से आटा और एयर आउट होगी। जब कंप्लीट एयर आ रही है गेहूं के साथ में और आटे के साथ में कंप्लीट एयर जा रही है तो आपका कोल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यानी न तो पत्थर गर्म हो रहा है ना आटा गर्म हो रहा है, आपको कोई न्यूट्रिशन लॉस नहीं हो रहा है और रूम टेम्परेचर पे आपको आटा मिल रहा है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? आपने साफ सुथरे तरीके से काम किया, कोई गलती तो नहीं की? गलती कर दी आपने गलती कर दी। देखिए अब आप स्टोन पे आइए, स्टोन पे छोटे छोटे खड्डे नजर आ रहे हैं, यानी स्टोन की रबिंग हुई। रबिंग हुई तो स्टोन घिसा नहीं घिसा? तो इसकी घिसावट कहाँ है? अंदर ही आटे में ही। आटे में निकालो, निकालो आटे में से। ऐसे तो नहीं निकलेगा। निकालनी तो पड़ेगी, डालिए तो निकालनी पड़ेगी। वापस आप स्टोन पे आ जाइए। ये जो आपको स्टोन नजर आ रहा है ये एक तरह से रेत से बना हुआ है, देख लीजिए आप। ये पूरा रेत का बना हुआ, सेंड का बना हुआ है। सेंड कौन सी? जिस सेंड में आयरन की कंटेंट है, जिस सेंड में लोहे की मात्रा है, उसी सेंड को ही सेलेक्ट किया है और उसी सेंड को कंप्रेस करके ये पत्थर बनाया हुआ है। यदि इस रेत में आयरन की मात्रा है, लोहे की मात्रा है यदि इस सेंड में, तो इसकी डस्ट में भी तो वही होगी, है ना। और आयरन वाली डस्ट को हम मैग्नेट से आराम से रिमूव कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आटा निकला उसको हमें एक मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है बड़ा सा पाइप होता है और बड़े से पाइप में हवा के प्रेशर से आटे को भेजते हैं। जब हवा का प्रेशर रहेगा तो आटे का एक एक पार्टिकल घूमता हुआ जाएगा और बीच में मिलेगा उसको मैग्नेट। बीच में मैग्नेट मिलेगा तो मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट